हेलो एवरीवन, आप सभी का इस मेवाड़ की कहानी में फिर से स्वागत है। ये सीरीज का चौथा एपिसोड है और आखिरी एपिसोड है। तो बात यह है कि आखिर इस मेवाड़ के राजवंश में जहां महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा जैसे वीर थे, इनके समय मेवाड़ अपनी ऊंचाइयों तक गया था। एक भी जंग नहीं हारा था, दिल्ली के सुल्तानों को हराया था, बहादुरी की मिसालें बना दी थी। आखिर इन दिग्गजों के होते हुए भी क्यों इस मेवाड़ के राजवंश में सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप को याद रखा जाता है? क्यों महाराणा प्रताप इतने प्रसिद्ध हुए? ऐसा क्या किया था उन्होंने? क्यों उन्हें शिवाजी, स्वामी विवेकानंद और औरोबिंदो ने अपना प्रेरणा स्रोत बताया था? अगर ये बात समझनी है तो ये एपिसोड पूरा देखिएगा। महाराणा प्रताप जब गद्दी पे आते हैं तो भारत देश का नक्शा कुछ ऐसा था। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, इतने बड़े अकबर के राज्य में ये बिंदु सा क्या है? बस यही है मेवाड़ का राज्य। सिर्फ ये बिंदु, सिर्फ ये बिंदु था पूरे उत्तरी भारत में जो कि अकबर के अधीन ना था, या मैं कहूं जिसने अकबर को अपना सुल्तान मानने से मना कर रखा था। स्वतंत्र खड़ा था। और यह मात्र नक्शा ही बहुत है बताने के लिए कि महाराणा प्रताप ने आखिर क्या किया था। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने इतने बड़े सुल्तान को मेवाड़ जीतने ना दिया, बल्कि बनने तक इस बिंदु को छोटा होने की बजाय बड़ा कर दिया था। तो कैसे किया था यह अद्भुत कारनामा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसा सुल्तान था जिसने न सिर्फ लड़ाई से बल्कि शादी से, संबंध से, संधि से एक एक करके सारे राजपुताने राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। पूरा उत्तर भारत अब उसके अधीन था और उसके गुजरात तक के रास्ते में केवल एकमात्र छोटा सा मेवाड़ का राज्य अटका हुआ था। अकबर को यह समझ थी कि जंग से नुकसान बड़ा होता है, इसलिए उसने कई बार अपने नुमाइंदे भेजे राणा प्रताप के पास संधि की शर्तों के साथ। कभी तो अकबर के मंत्री टोडरमल आए, तो कभी जयपुर के राजा मानसिंह आए, मगर महाराणा प्रताप ने सभी को ठुकरा दिया। ऐसा कहते हैं कि कुल 8 बार ये समझौते की पहल की थी अकबर ने, मगर हर बार प्रताप ने मना कर दिया था। कहते हैं 8वीं बार तो अकबर ने यह तक कह दिया था कि महाराणा प्रताप को अकबर के मनसबदारों में सबसे बड़ा राज्य दे दिया जाएगा, मगर शर्त यह थी कि मेवाड़ और राणा प्रताप अकबर की हुकूमत मान ले, झुक जाए। और बस ये झुकना ही महाराणा प्रताप के बस में नहीं था। इसके लिए चाहे जान चली जाए, मगर वो मेवाड़ की आजादी के साथ समझौता करने को तैयार न थे। राणा प्रताप भी लेकिन समझदार थे। वो हर बार जब संधि को ना कह रहे थे तो वो समझ रहे थे कि जंग नजदीक ही आ रही है, इसलिए वो अपनी सेना को सुधार रहे थे। उन्होंने मेवाड़ के जंगलों के भीलों के साथ भी संधि कर एक भीलों की सेना टुकड़ी भी तैयार कर रखी थी। उन्होंने भीलों के प्रमुख पुंजा भील के साथ संधि कर उनको राणा की उपाधि का सम्मान दिया और अपने साथ ले लिया। देखा जाए तो ये एक बड़ी जीत थी। आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड में सुना था कि कैसे कालभोज के पिता की लड़ाई भीलों से होती है, और आज उसी राजवंश के महाराणा प्रताप ने इस कटुता को मित्रता में बदल दिया था। फिर 8वीं बार ना कहने के बाद वही हुआ जिसका आभास सभी को था, यानी कि जंग। अकबर ने जयपुर के आमेर के राजा मानसिंह के साथ 10,000 की सेना भेजी, जिसमें तोपें भी थी, बंदूकबाज भी थे, घुड़सवार भी थे, हाथी भी थे। और इस सेना में 5,000 राजपूत और 5,000 शाही मुगलों की सेना थी। इधर महाराणा प्रताप के पास ऐसा कुछ नहीं था, ना तो तोपें, ना बंदूकें और ना ही ज्यादा हाथी थे। तो मात्र 3,000 घुड़सवार और सैनिक मिला के और 400 भील तीरंदाज। लेकिन यहां महाराणा के पास युद्ध कौशल था, एक योजना थी, एक तरकीब थी। जंग के मैदान जब चुनना था तो महाराणा ने चुनी हल्दी घाटी की धरती। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है, यानी कि माउंटेन पास, जो कि खमनौर और बलीचा गांव के बीच है, अरावली में। आप आज भी देखने जा सकते हैं। ये उदयपुर से गोगुंदा की ओर मात्र 44 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आपको ये याद दिला दूं कि चित्तौड़ महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह पहले ही अकबर को हार चुके थे। तो महाराणा प्रताप के पास जो मेवाड़ बचा था उसकी राजधानी पश्चिमी मेवाड़ में गोगुंदा थी, और इसलिए इसी के पास ये युद्ध भूमि सोची गई महाराणा प्रताप द्वारा। अब अगर आपने 300 फिल्म देखी है तो आप ये योजना समझ जाएंगे। 2 पहाड़ों के बीच एक दर्रा, जिसमें से मुगलई सेना को आना था। यहां उस अकबर की शाही सेना की तोपें, बंदूकें और हाथी ज्यादा काम के नहीं थे, क्योंकि एक साथ वो आ नहीं सकते थे। दर्रा छोटा था, इसलिए अकबर की सेना की सबसे बड़ी एडवांटेज को महाराणा प्रताप ने खत्म कर दिया था। दर्रे के ऊपर पहाड़ों के जंगलों में छिपे थे पुंजा भील के तीरंदाज।
जिन्होंने अकबर के सेना का बुरा हाल कर रखा था। अच्छा, महाराणा भी अपनी सारी सेना के साथ नहीं थे दर्रे में? मेवाड़ की सेना की कई छोटी टुकड़ियां जंगलों में छिपी थी, जो अकबर की सेना टुकड़ी पर अचानक से आक्रमण कर मारकर वापस जंगल में चली जाती थी। उन्हें आदेश था कि समझदारी से उन्हीं टुकड़ी पर आक्रमण करना है जो अलग थलग हो बाकी सेना से। मगर यहां पे संख्याओं का भी फर्क था। 10,000 और 3,000। भारी नुकसान करने के बावजूद मेवाड़ी इतने नहीं थे कि पूरी अकबर की सेना को खत्म कर देते। इसलिए काफी घंटों बाद एक वक्त ऐसा आया जब महाराणा प्रताप और मान सिंह आमने सामने हुए। मान सिंह अपने हाथी पर बैठे थे और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर अपने भाले के साथ, जो कि पता नहीं कितनों का रक्त पी चुका था अब तक। और अब जो होने वाला है, हो सकता है आप उसे मानने से इनकार कर दे, मगर कुछ ऐसा ही हुआ था। महाराणा का चेतक एक छलांग मार के हाथी के मुंह पर पैर मारता है और हाथी डगमगा जाता है। महाराणा प्रताप भाला फेंकते हैं, मगर वो मान सिंह की जगह महावत को लग जाता है। मान सिंह हाथी से नीचे गिर पड़ते हैं, हाथी के हिलने की वजह से। लेकिन इसी बीच चारों ओर से हो रहे आक्रमण की वजह से प्रताप चोटिल हो जाते हैं। हाथी ने जो आर्मर पहना हुआ था अपने माथे पर और सूंड पर, उस पर कीलें थी। कहते हैं इसी कील से चेतक का पैर चोटिल हो जाता है। मगर इस चोट के बावजूद चेतक घायल महाराणा को लेकर निकल पड़ता है जंग से दूर। अकबर सेना महाराणा का पीछा करती है। 100 किलो के महाराणा, 50 किलो का उनका मेटल का आर्मर और तलवार, कुल 150 किलो को पीठ पर बैठाया घायल चेतक न सिर्फ जंग से भागता है, बल्कि एक नदी को भी छलांग मारकर पार करता है, जिसे पीछे आ रहे घुड़सवार नहीं क्रॉस कर पाते। इसी वजह से महाराणा बच जाते हैं, मगर चेतक अपना दम उनके हाथों में तोड़ देता है। चेतक घोड़े की वीर बहादुरी की कहानी हमें खुम्मना रासो नामक मेवाड़ी कविता से मिलती है, जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने, जो कि बाद में मेवाड़ दरबार में अंग्रेजी अधिकारी के थे, उन्होंने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में भी किया है। चेतक की याद में हल्दी घाटी में उस जगह पर एक समाधि स्थल बनाया गया है जहां चेतक ने आखिरी सांस ली थी। आप आज भी जाकर देख सकते हैं हल्दी घाटी में। अब यहाँ एक और कहानी है महाराणा प्रताप के हाथी की, जिसका नाम था राम प्रसाद। कहते हैं कि राम प्रसाद भी इतना वीर हाथी था कि इसने अकबर के 3 हाथियों को हराया था और इसको 7 हाथियों की घेराबंदी से पकड़ा गया था। अकबर इसकी वीरता से इतना खुश था कि उसने हर तरीके से इसको लुभाना चाहा, अच्छे खाने का प्रबंध किया, परंतु राम प्रसाद ने कुछ नहीं खाया और 18 दिन के बाद भूख की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये थी राम प्रसाद की वफादारी अपने महाराणा के प्रति। अब यहां मैं ये मानता हूं कि राम प्रसाद का जिक्र कहां है, किस एक्चुअल सोर्स में है, ये मुझे नहीं पता। ये जानकारी मैंने इंटरनेट से ली है, एबीपी न्यूज के एक आर्टिकल से, जिसका लिंक नीचे डाल देता हूं। अब वापस आते हैं हल्दी घाटी के युद्ध पर। कहते हैं उस दिन इतना खून बहा था कि हल्दी घाटी की मिट्टी लाल हो गई थी। मगर इस युद्ध का परिणाम क्या था? परिणाम यह था कि अकबर की सेना महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाती, किसी भी मेवाड़ के राजघराने के शख्स को बंदी नहीं बना पाती। हाँ, लेकिन उन्होंने गोगुंदा के किले को अपने अधीन कर लिया था। मगर महाराणा और दक्षिणी मेवाड़ अभी भी स्वतंत्र था। इसके बाद इसी साल अकबर खुद सेना लेकर आता है और कुंभलगढ़, उदयपुर और पुनः गोगुंदा को जीत लेता है। इस बार भी महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध रणनीति से परेशान करते हैं, मगर कोई बड़ी लड़ाई आमने सामने नहीं लड़ते। अकबर के लिए लेकिन समस्या हल नहीं होती, क्योंकि इस बार भी अकबर की बड़ी सेना ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाती है और ना ही मेवाड़ को पूरी तरह जीत पाती है। इस समय मेवाड़ अपने सबसे छोटे क्षेत्रफल में रह गया था। महाराणा प्रताप दक्षिणी मेवाड़ के चावंड में अपनी एक नई राजधानी बनाते हैं। यहां वो एक किला भी बनाते हैं और दरबार भी लगाते हैं। इसके कुछ साल बाद जब अकबर देश के बाकी कोनों से आ रही दिक्कतों पर ध्यान लगाए हुए था, तो महाराणा अपनी सेना को दुरुस्त कर कुंभलगढ़, गोगुंदा और रणथंभौर वापस जीत लेते हैं, मेवाड़ पर मिला लेते हैं। मेवाड़ फिर से बड़ा हो जाता है। मेवाड़ के लोग फिर से स्वतंत्र मेवाड़ में आने लगते हैं। खेती, व्यापार और राजकोष फिर से बढ़ता है और फिर कुछ सालों बाद 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो जाता है। कहते हैं जब उनकी मृत्यु की खबर अकबर के पास पहुंचती है, तो भरी सभा में सबके सामने अकबर के आंसू बहते हैं। अकबर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वीर आज इस दुनिया से विदा हुआ है। अकबर के दिल में भी प्रताप के लिए प्रशंसा ही थी। इस पूरी कहानी में एक वक्त ऐसा था जब जंगलों में छिपे इस महाराणा ने और उनके परिवार ने घास की रोटियां भी खाई थी, जो दिखाता है कि कितना गहरा था उनका यह संघर्ष। कैसे वो पूरी तरह टूट चुके थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और बार बार खड़े हुए,
एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन के सामने। यही संघर्ष, यही न झुकने की वीरता, यही अपने से 100 गुना बड़े शत्रु को आंखों में आंखें डाल के ललकारने का साहस, यही तो सब बातें थी जो बाद में प्रेरित करती है शिवाजी को, भारतीय स्वतंत्र सेनानियों को। शिवाजी ने गुरिल्ला का गुण भी इन्हीं से सीखा था और इन्हीं के नक्शे कदम पर वो हिंदू राष्ट्र बना पाए थे। यही सब वजह थी कि इन्हें मेवाड़ राजवंश का सबसे चमकता सितारा, सबसे सुंदर सितारा, सबसे प्रसिद्ध सितारा आज तक कहा जाता है। ये थी कहानी शूरवीर महाराणा प्रताप की। इनके बाद इनके पुत्र अमर सिंह भी कुछ पिता की तरह गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं और कई सालों तक यही चलता है कि अकबर और जहांगीर की सेना आती है, कुछ जीतती है मगर किसी को पकड़ नहीं पाती, स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। सेना के जाते ही मेवाड़ राज्य फिर उन किलों को जीत लेता है, लेकिन अंत में काफी स्थिति खराब हो जाने की वजह से और मेवाड़ में शांति को ध्यान में रखते हुए अमर सिंह शाहजहां से एक संधि करते हैं। इस संधि के नियम कुछ ऐसे थे। पहला, मेवाड़ की स्वतंत्रता। इस संधि के तहत मेवाड़ को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई। इसका मतलब यह था कि मेवाड़ को मुगलों के अधीन नहीं रहना पड़ा और वे अपनी स्वायत्तता बरकरार रख सका। दूसरा, सामरिक संबंध। महाराणा अमर सिंह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, केवल उनके परिवार से एक राजपूत मुगल दरबार में हाजिरी देंगे। इससे मेवाड़ की स्वतंत्रता बनी रहेगी और साथ ही मुगलों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखे जाएंगे। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के किले संधि के अनुसार मेवाड़ को पुनः दे दिए गए थे, परंतु संधि का प्रावधान था कि मेवाड़ चित्तौड़ का किला पुनः नहीं बनाएगा, सही नहीं कराएगा। मेवाड़ ने मुगल साम्राज्य को 1500 घुड़सवार सैनिक सहायता देने का वचन दिया और मुगलों ने भी राणा को एक सैनिक पद दिया। इस संधि के तहत मेवाड़ को मुगलों को कोई कर या राजस्व नहीं देना था। यह मेवाड़ की आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण था और इसने मेवाड़ की समृद्धि को बढ़ावा दिया। अमर सिंह के बाद 2-3 पीढ़ियों तक ऐसा ही चलता है, जब तक औरंगजेब नहीं आते और राणा राज सिंह के समय मेवाड़ मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ नहीं लड़ता। राणा राज सिंह के पोते संग्राम सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ फिर से बेहतर होता है, मुगलों के खिलाफ बांदनवाड़ा का युद्ध जीतता है। इस युद्ध में भी मेवाड़ी सेना रंगबाज खान की मुगली सेना को बुरी तरह हराती है। कहते हैं कि मुगलों के तीरंदाज एक बार ही तीर मार पाए थे कि तब तक मेवाड़ी घुड़सवार तेजी से उनके गर्दनों तक पहुंच गए और मुगली सेना का कत्लेआम कर दिया। रंगबाज खान अपने भाइयों के साथ मारा गया था। ये मुगलों की ओर से आखिरी कोशिश थी मेवाड़ के खिलाफ, जो कि बुरी तरह खत्म होती है। इसके बाद मराठा आते हैं और इधर मेवाड़ के आने वाले राजा अपने इस राज्य को ऊपर नहीं ले जा पाते और मेवाड़ी राज्य जीवित तो रहता है पर उस बुलंदियों पर नहीं जा पाता जो कि महाराणाओं के समय थी। ये वो राजवंश है जो कि आज भी जीवित है। आप इनकी वेबसाइट एटर्नल मेवाड़ पर जाकर सब पढ़ सकते हैं इस राजवंश के बारे में। इनके सभी महाराणा और राणाओं के बारे में लिखा हुआ है वहां पे, लिंक नीचे डाल रहा हूं। इसी के साथ मैं ये सीरीज अंत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और सीरीज बनाऊं तो कमेंट करना ना भूलिएगा। आप और भी ऐसे तथ्य मेवाड़ से जुड़े साझा कर सकते हैं कमेंट्स में। आप सभी का मुझको ध्यान से सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।